नमस्कार, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का सिटी 24 उज्जैन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। कार्तिक अगहन माह पर आज सोमवार को बाबा महाकाल ने दिए सवारी के रूप में अपने भक्तों को दर्शन। श्री महाकालेश्वर मंदिर से भगवान श्री महाकालेश्वर की अगहन माह की पहली व कार्तिक अगहन माह की तीसरी सवारी निकली। सवारी निकलने के पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित सभा मंडप में पुजारी द्वारा भगवान श्री महाकालेश्वर के श्री चंद्रमौलीश्वर स्वरूप का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। पूजन उपरांत भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर रजत पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। पालकी को मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा भगवान को सलामी गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी परंपरानुसार एवं पूर्ण गरिमामय तरीके से निकाली गई। सवारी श्री महाकालेश्वर मंदिर से महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंची। वहां शिप्रा के जल से भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर का अभिषेक उपरांत सवारी रामघाट से गणगौर दरवाजा, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी बाजार होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। कार्तिक मास और मार्गशीर्ष महीने में भगवान महादेव नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जनता का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। उसी क्रम में आज भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर मन महेश के स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त लोग बाबा महाकाल के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जय महाकाल। आरती पैथोलॉजी पर काम करने वाली युवती ने बाथरूम में लगा हिडन कैमरा पकड़ा। उज्जैन में आरती पैथोलॉजी पर काम कर रही युवती ने बाथरूम में लगा हिडन कैमरा पकड़ा। आरती पैथोलॉजी पर काम करने वाली लड़की 4 माह से आरती पैथोलॉजी के ऊपर के कमरे में रहती है। वह सुबह जब स्नान करने के लिए बाथरूम का उपयोग करने लगी तो उसका हाथ वहां पड़े एक प्लास्टिक के डब्बे पर लगा। जब युवती ने उस डब्बे को खोला तो उसके अंदर एक हिडन कैमरा निकला। तब लड़की ने अपने जीजा जी को वीडियो कॉल पर उस कैमरे को दिखाया, जिससे उस लड़की को विश्वास हुआ कि यहाँ एक गुप्त कैमरा है। इसके बाद लड़की ने आरती पैथोलॉजी के मालिक की शिकायत माधव नगर थाने में की है। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? किस तरह से आपको पूरा मालूम पड़ा कि बाथरूम में ऐसा कुछ लगा हुआ है? उसके बाद फिर क्या घटना हुई आपके साथ? मैंने जब मॉर्निंग में देखा, मेरे को इतने दिन से पता नहीं था। मैं वहाँ पे 4 मंथ से रह रही थी, मेरे को तब तक पता नहीं चला। बट मैंने कल जब सुबह मॉर्निंग में जब मैं नहाने के लिए गई, बाल्टी मैंने रखा वहाँ पे, और जैसे ही मैंने उसको देखा, मतलब मेरे हाथ वहाँ पे टच हुआ और वो जैसे डिब्बा था प्लास्टिक का, पूरा मतलब पूरा ग्लास का बना हुआ था, तो वो जैसे ही खुला मेरे को उसके अंदर ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ है। तो मैंने उसको देखा तो वो कैमरे जैसा दिख रहा था मेरे को। फिर भी मेरे को कंफर्म नहीं हुआ तो मैंने अपने जीजू से बात करी। फिर उन्होंने जैसे ही मेरे को बोला कि वीडियो बना के मेरे को बताओ, तो मैंने वीडियो बना के वो जीजू को भेजा, सेंड किया। तो उन्होंने जैसे मेरे को बोला कि वो कैमरा है, तो मेरे को तब जाके मेरे को पता चला कि वो एक कैमरा था। कब से आप यहाँ पर लगा हुआ है कैमरा? कहाँ पर रहती हैं आप और क्या करते हैं? मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ और मैं आरती पैथोलॉजी पे काम करती थी। वहाँ के सर ओनर है अंकुर गोलस, उनके पिताजी है जो वहाँ के डॉक्टर हैं राजेश गोलस, उन्हीं का बेटा है वो गोलस, अंकुर गोलस, और उसी ने ये सारी हरकतें की हैं। इसका प्रूफ मैंने जब मेरे को पता चला कि ये सर ने किया है, तो मेरे जो स्टाफ लोग हैं उनसे मैंने चर्चा की, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये तू एक बार बात कर ले, बोले सर से। तो मैंने जब सर से मैं बात करने के लिए गई तो सर ने मेरे को बताया गया कि एक सेंसर है। बट जब सर को वहाँ से निकालते हुए उसको देखा तो सर से मैंने बोला कि आप क्यों निकाल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ये बोले ऐसे तुम डर रही हो तो मैं निकाल देता हूँ। मैंने कि सर सेंसर है तो मत निकालिए। तो मेरे को सर ने ज़ोर से चिल्ला के बोला कि तुम चुपचाप नीचे जाओ, और मेरे को बोला कि तुम फ्रीगंज वाली लैब पे चली जाओ। मैंने बोला कि सर अभी मैंने खाना वगैरह नहीं खाया है तो मैं अभी नहीं जा रही हूँ। तो मेरे को फिर नीचे से कॉल आ रहे थे, जो मैम वगैरह आए बाहर से, तो उनका कॉल आया। तो मेरे को फिर जीजू का भी कॉल आया। जीजू का कॉल मेरे को अटेंड मैंने किया
तो जीजू ने बोला कि नीचे चली जाओ तो जैसे मैं मतलब नीचे जाने लगी, सर ने मेरे को रोक लिया और मेरे को जाने नहीं दिया और मेरे को कमरे में बंद कर दिया और बोला कि तुम नहीं जा सकती बोले, और मेरे को फिर वहाँ से जाने नहीं दिया। आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती मारपीट भी वगैरह मतलब मेरे को भी आपके साथ हुई? हाँ, उन्होंने फिर मेरे को जाने नहीं दिया और मेरे साथ फिर मतलब उन्होंने ये बोला कि तुम नहीं जा सकती और मेरे को कैमरे के बारे में बताया और फिर उन्होंने उस कैमरे को छुपा दिया। पुलिस में आपने जो एक शिकायत की, इसमें तो क्या कुछ जब्त किया है पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने वहाँ पे से कैमरे का नीचे का भाग, जो उसने ऊपर का भाग तो हटा दिया था, वो जब्त किया और इसके बाद उसकी पूरी केबल थी वो जब्त की और वहाँ का एविडेंस जिसमें उसने लगाया था कैमरा वो जब्त किया। आपका नाम? ठीक। इसमें एक लैब टेक्नीशियन है, उसने थाना माधवनगर में रिपोर्ट की थी कि जो पैथोलॉजी का ओनर है उसने कुछ हिडन कैमरा वगैरह लगाया है। इस संबंध में थाना माधवनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिस संबंध में विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं सभी पर जो है बारीकी से विवेचना की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह? हाँ, इसमें कुछ वहाँ मौके से जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं जब्त किए गए हैं, जिनका परीक्षण कराया जाएगा। सर इसमें क्या असली फोटो या वीडियो? अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। चोरी के उज्जैन में चुनाव में पुलिस व्यस्त थी, इसी दौरान चोर सक्रिय हो गए। उज्जैन में रविवार को जब मतगणना चल रही थी उसी समय फ्रीगंज के कर्मशील क्षेत्र में विनायक चाय कैफे संचालक के घर चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान लाखों रुपए का सोना एवं चांदी चोर चुरा कर ले गए। थाना माधवनगर पुलिस इस चोरी की जांच कर रही है। भैया बताओ, आपके यहाँ फ्लैट पे चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या है? 30 तारीख को मैं बाहर गया था घूमने देव दर्शन करने परिवार के साथ, तो मुझे कल अड़ोसी पड़ोसी का फोन आया कि आपके यहाँ दिन में कल ताले टूट गए 6-7 बजे तक। तो मेरे को मानना पड़ा। फिर कल रात को मैं निकला और अभी दोपहर को 12:30 बजे आज ही पूछा हूँ, पता चला कि अलमारी वगैरह सब लॉकर वगैरह तोड़ के लोग, तो उन्होंने जेवर, चांदी के सिक्के, चांदी पायल, सोने की रकम वगैरह, चेन और नकदी वगैरह 60,000 रुपये। लगभग कितने का सामान गया, कितने की चोरी हुई है? 100 ग्राम करीब सोना था, 2 किलो करीब चांदी। जिले में हो रही मावठे की बारिश के बाद शिप्रा नदी का जल स्तर तो बढ़ गया है, लेकिन आसपास के गंदे नाले भी बड़ी तादाद में नदी में मिल रहे हैं। गंदे पानी में ऑक्सीजन की कमी से मछलियां अब मरने की कगार पर आ चुकी हैं। कुछ समय पहले शिप्रा नदी के बड़े पुल के समीप छोटे बांध के पास में पानी की कमी होने से मछलियां मरने का मामला सामने आया था, लेकिन अब एक बार फिर मछलियां मरने की स्थिति में पानी में ऊपर आने लगी हैं। थोड़ा समय अगर ठीक से ऑक्सीजन पानी में नहीं घुल पाया तो यह मछलियां मर भी सकती हैं। दरअसल मावठे की बारिश के बाद शिप्रा नदी का जल स्तर तो बढ़ गया है, लेकिन आसपास क्षेत्र के गंदे नाले भी लगातार शिप्रा नदी में मिल रहे हैं। गंदे नालों के मिलने से पानी में खुला ऑक्सीजन खत्म हो गया है। यही कारण है कि मछलियां मरने की स्थिति में आ चुकी हैं। श्रद्धालु के आसमान और स्नान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मछलियां भी अब पानी में तड़पने को मजबूर हैं। लेकिन इस ओर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। फिलहाल सभी अधिकारी चुनाव की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इधर गंदे नाले के शिप्रा नदी में मिलने के बाद मछलियां ऑक्सीजन के लिए पानी में ऊपर की ओर आने लगी हैं। अगर धूप निकल जाती है तो बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की घटना भी हो सकती है। एक्चुअली 2-3 दिन से जो मौसम ख़राब हो रहा है, इसके कारण बाहर जो जल आ रहा है बाहर से और गंदे नाले भी मिल रहे हैं, उसके कारण क्या है, पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से जो जल के जीव है उन्हें दिक्कत होती है। और प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार आप देखिए, क्योंकि जो ये बाहर का पानी आ रहा है नालों का, ये गंदा पानी जो शिप्रा के अंदर मिल रहा है, इससे श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है और पानी में बदबू आ रही है। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि एक नज़र आप शिप्रा की तरफ भी करिए। भगत सिंह मार्ग जयसिंहपुरा क्षेत्र में उधारी के पैसे मांगना युवक को भारी पड़ा है। आरोपियों ने फरसे से जानलेवा हमला कर दिया।
महाकाल थाना क्षेत्र के भगत सिंह मार्ग जयसिंहपुरा क्षेत्र में 3 युवकों द्वारा एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। घायल दीपक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने भूपेंद्र सिंह नाम के एक युवक को पैसे उधार दिए थे। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने पैसे देने के बजाय अपने साथियों के साथ मिलकर दीपक पर फारसे से हमला कर दिया। मामले में दीपक को गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही महाकाल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। मैं भूपेंद्र सिंह से पैसे मांगता था 3 से 4 हज़ार रुपये, तो उन्होंने आकर मेरे पीछे से वार किया और अंशुल परियार था, भूपेंद्र सिंह ठाकुर था और एक दीपक माली करके लड़का था। उन्होंने पीछे से मुझे घेरा और पीछे से फर्सी की मारी। मैंने उसको उधार दे रखे थे पैसे, उसके उधार पैसे मैं मांग रहा था, वो बोला कि नहीं देना मुझे पैसे वैसे कोई। पहले भी कोई विवाद हुआ आपको? इसके पहले मैंने उससे पैसे मांगे थे, जब मेरे से गाली गलौज करने लग गया था वो 2-3 महीने पहले वो गाली गलौज करी और 12 गोटी भी हुई थी, तो उसके बाद चल गया था वो। कौन सी कॉलोनी में विवाद हुआ है? ये जयसिंहपुरा भगत सिंह मार्ग देवता कॉलोनी। क्या नाम है आपका? दीपक गोस्वामी। कहाँ पर रिपोर्ट कहाँ पर लिखा? महाकाल थाना। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की भस्म आरती देश विदेश में मशहूर है। आए दिन यहाँ पर सेलिब्रिटियों का जमावड़ा लगा रहता है। बाबा महाकाल के शरण में आज सुबह भस्म आरती में जानवी कपूर शामिल हुई। यहाँ वे भक्ति में लीन नजर आई। उन्होंने अपना पर्सनल अनुभव भी साझा किया, साथ ही मंदिर की तारीफ भी की है। साड़ी में नजर आई हमेशा बोल्ड लुक में दिखने वाली जानवी पारंपरिक ड्रेस साड़ी पहनकर अपने परिवार के साथियों के साथ दर्शन करने मंदिर पहुंची थी। पिंक कलर की साड़ी में जानवी ने मंदिर में जमीन पर बैठकर सभी भक्तों के साथ महाकाल बाबा का जयकारा लगाया, भक्ति में डूबी नजर आई। कपल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी वह साउथ इंडियन ड्रेस में तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची थी। मंदिर समिति की व्यवस्थाओं की तारीफ आज जानवी कपूर देर रात महाकाल मंदिर पहुंची। वह सुबह 4 बजे भस्म आरती में शामिल हुई। वे साड़ी में नजर आईं। जानवी ने नंदी हॉल बैठकर करीब 1 घंटे तक भगवान की आरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। जानवी ने मंदिर समिति की व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा, मैं दोबारा फिर आऊंगी, धन्य हो गई बाबा महाकाल के दर्शन कर। यहाँ मंदिर में मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहा है सभी को काफी अच्छे दर्शन हो रहे हैं। जय श्री महाकाल। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत आनंद लग रहा है यहाँ आकर और बहुत अच्छा दर्शन। शुक्रिया। जय महाकाल। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ सिटी 24 उज्जैन में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय श्री महाकाल। आप सभी शहरवासियों को माहेश्वरी नमकीन की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। इस बार दीपावली मनाइए उज्जैन के प्रसिद्ध माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयों के साथ। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ, स्वाद ऐसा जो सबके मन भाए, शुद्धता एवं स्वाद का अद्भुत संगम। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ ईट राइट अप्रूव आरओ वाटर से निर्मित शुद्ध एवं कम फैट में बना हुआ नमकीन, लेबोरेटरी टेस्ट क्वालिटी। और हाँ, माहेश्वरी नमकीन पर एक बार तेल के इस्तेमाल के बाद दोबारा जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं होता। नमकीन में 120 तरह की वैरायटियों का अद्भुत संगम, स्वाद ऐसा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ होटल साईं पैलेस के पास, महाकाल वाणिज्य के सामने, नानाखेड़ा उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन की एक और ब्रांच अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन आपसे निवेदन करता है कि राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है।
उज्जैन उत्तर में बीजेपी ने जीत हासिल कर चुनाव कैसे जीता जाता है, यह कांग्रेस को बता दिया है। जीत से बीजेपी में उत्साह का माहौल है। भाजपा और कांग्रेस में एक ही अंतर है कि भाजपा के पास वफादार कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के पास दोगले नेता। उज्जैन उत्तर में माना जा रहा था कि माया त्रिवेदी चुनाव जीत सकती हैं और जब टिकट की घोषणा हुई थी तो कांग्रेसी खेमे में उत्साह का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे इस क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने अपनी आदत के अनुसार खेल दिखाना शुरू किया और आखिरकार कल हुई मतगणना में परिणाम सबके सामने रहा। उससे लग रहा है कि उत्तर विधानसभा का चुनाव एक तरफा था और भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन कालूहेड़ा ने 27,513 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। कारण यही रहा कि भाजपा ने नाराज नेताओं को मना लिया और कार्यकर्ताओं ने काम किया, जबकि कांग्रेस में जो टिकट मांग रहे थे वह मुंह दिखाई कर रहे थे और पर्दे के पीछे भाजपा की मदद कर रहे थे। घर के भेदियों ने मिलकर लंका ढहा दी तो इसका दोष किसी दूसरे को देने से क्या फायदा। पूर्व में भी इसी तरह कांग्रेस के नेता कांग्रेस को हराते रहे हैं। उज्जैन उत्तर में कांग्रेस के नेताओं ने जमकर भीतरघात किया और अब इसकी शिकायत होगी तथा कार्रवाई की नौटंकी चलेगी और थोड़े दिन बाद पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वालों की ससम्मान वापसी हो जाएगी। आश्चर्य की बात है कि भाजपा ने कांग्रेस की कमजोरियों का भरपूर लाभ उठाया, लेकिन कांग्रेस के नेता भाजपा को देखकर कुछ भी नहीं सीखना चाहते और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता विहीन संगठन हो गया है। हालांकि अनिल जैन कालूहेड़ा चुनाव परिणाम से खुश हैं और आला कमान और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। बाइट अनिल जैन कालूहेड़ा। एनालिसिस एक लाइन में करता हूं। सारे कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के कारण और मेरी उज्जैन उत्तर की प्यारी जनता ने जाति पाति का भेद मिटा करके सनातन धर्म को विजय दिलाई है। बोलिए जोर से, सनातन धर्म की जय। इस वजह से आगे आपका प्लान रहने वाला है? उज्जैन में बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मैं बना हूँ और बाबा जो चाहेंगे वो सब करेंगे। लोकसभा की भी जिम्मेदारियां, चूंकि आगे आने वाला समय में मैं जितने वोटों से जीता हूँ उससे डबल वोटों से जिताने के लिए आज से ही मैं लगूंगा और लोकसभा में उससे डबल वोटों से हम उज्जैन उत्तर जीते, इसके लिए मेरा अथक प्रयास होगा। उज्जैन दक्षिण से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर डॉक्टर मोहन यादव ने अपने विकास कार्यों पर जनता की मोहर लगवा दी है, साथ ही चुनाव मैनेजमेंट में अपनी पकड़ साबित की है। बात दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जाए तो यहां पर कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को कई चुनावों से हराते आ रहे हैं। इस बार दक्षिण से जो नेता टिकट मांग रहे थे, जब उन्हें नहीं मिला तो वे बाहर निकल गए और बताया गया कि किसी दूसरी विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि दूसरी विधानसभा में इन नेताओं को कितने लोग पहचानते हैं, जबकि दक्षिण में ही यदि दिल से काम करते तो 5,000 वोट चेतन यादव को दिलवा सकते थे। यहां भी हिंदू मुस्लिम कार्ड जमकर चला और भाजपा प्रत्याशी मोहन यादव विजयी रहे। दक्षिण क्षेत्र के बड़े कांग्रेस नेता तो जनसंपर्क तक में मुंह दिखाने के लिए नहीं आए, तो ऐसे में कांग्रेस को जीत के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। एक बात कहनी होगी कि कांग्रेस के नए चेहरे चेतन यादव ने दक्षिण में सम्मानजनक टक्कर दी है। इस तरह कांग्रेस जिन सीटों पर जीत के दावे कर रही थी, वहीं शहर की दोनों सीटें वह हार गई। अब आने वाले 5 सालों में कांग्रेस की हालत संगठन स्तर पर उज्जैन में और खराब होने वाली है। इस चुनाव के परिणामों ने एक बात साफ कर दी है कि मतदाता जिन्हें वोट देना होता है उसे ही देता है। इधर मीडिया से चर्चा में मोहन यादव ने बताया कि पूरे संभाग में उज्जैन दक्षिण ही वो सीट है जहां से तीसरी बार लगातार कोई उम्मीदवार जीता है। तीसरी बार निर्वाचित विधायक मोहन यादव ने सोमवार को अपने दिन की शुरुआत प्रभु की आराधना से की। यादव ने बताया कि शहर में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सिंहस्थ 2028 का ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य योजनाओं पर भी निर्णय लेंगे। बधाई जीत की।
तीसरा चुनाव आप जीते हैं, पहले और तीसरे चुनाव में क्या अंतर पाते हैं, किस प्रकार का पैटर्न रहा है इस बार? देखो, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब से भारतीय जनता पार्टी के इस दक्षिण क्षेत्र से मेरा सीधा संपर्क आया, चुनाव के ऐसे कई नए रिकॉर्ड भी बने और कई कार्यकर्ताओं के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम करने के नए प्रकार के तरीके भी ढूंढे। हम याद करें कि पार्टी ने जब चालू किया, प्रारंभ किया, तो पार्टी का वोट बैंक 2008 में कुल 34% था और वो 2013 में 51.10% तक पहुंचा है। इसका मतलब है कि पार्टी के दोनों प्रत्याशी में मूलभूत अंतर आया। जहां हम कुल 34,000 वोट बैंक था, वो बढ़कर के 84,000 वोट बैंक हुआ। 50,000 की लीड कवर करना, 40 का गड्ढा कवर किया, 10 के आसपास जीते थे। और आप याद करें कि 2013 के चुनाव में भी जब आमने सामने की फाइट थी, और अभी इस चुनाव में भी आमने सामने की फाइट है, लेकिन उस समय की फाइट होने के बावजूद भी 9,800 और कुछ वोट उस समय मिले थे। अब की बार तीसरा चुनाव है तो आमने सामने की फाइट में लगभग 13,000 वोट मिले। इसका मतलब है कि लगभग 5,000 वोट हमारे और एक्स्ट्रा मिले। ये इस बात की द्योतक है कि पार्टी के साथ काम करते करते कि पार्टी का वोट बैंक कितना मजबूती के साथ कैसे बढ़ता जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी लोकसभा, विधानसभा, पार्षद और कल के अंदर भी हमारे 22 में से 20 वार्ड में हमने लीड कर ली और 20 वार्ड में लीड उसी प्रकार से जैसे 20 पार्षद हमारे जीते। कोई वार्ड हम कल भी नहीं हारे, केवल 2 वार्ड जो नगर निगम में हारे थे, उनके लिए भी उनके मार्जिन भी हमने 1/10 कम कर दिया। जो हम 500 से हारे थे वो 50 वोट से हारे हैं। तो इसका मतलब है कि जनता का विश्वास बढ़ा है और कल भी 21 राउंड में से 19 राउंड में लगातार बढ़त मिली। केवल 2 राउंड जो बेगम बाग के जो हमारे हैं वार्ड नंबर 30 और 31 की, इन वार्ड की केवल हमारी माइनस की स्थिति रही। जनपद के हमारे 12 में से 12 ही वार्डों में जीते। हमारी 37 पंचायतें हैं, 37 पंचायत में से केवल हमारी 5 या 6 पंचायत ऐसी है जहां हम माइनस में, अदरवाइज हर पंचायत के हर गांव से लीड मिली। 2008 में जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 वोट का गड्ढा पड़ता था, 2013 में हम 150 वोट से माइनस थे, 2018 में हम 800 वोट से प्लस थे और आज इस चुनाव में 3290 वोट से प्लस आए। जैसे मैंने गांव का बताया, पंचायत का बताया, उसी प्रकार से उज्जैन 107 RF बटालियन द्वारा नीलगंगा व देवास गेट थाना क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से निकाला गया फ्लैग मार्च। उज्जैन बटालियन 107 RF द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से उज्जैन के नीलगंगा व देवास गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रिहायशी क्षेत्र में निकल गया 107 RF बटालियन के सहायक कमांडेंट विनय कुमार पांडे ने जानकारी देते बताया कि हमारी कंपनी जिसका मुख्यालय रायसेन में है, उसको सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश के कुछ जिले दिए गए हैं, जिसको लेकर उज्जैन जिले के खारा कुआं थाना व सेंटर कोतवाली के बाद नीलगंगा और देवास गेट क्षेत्र स्थित रहवासियों से मिले हैं और पूर्व में व वर्तमान में जो भी घटनाक्रम हुए हैं और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसके बारे में एवं क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में आज हमने जानकारी जुटाई है। आगामी दिनों में जो हमें ड्यूटी करने के दौरान हमें सहयोगी होंगी और हम अपनी ड्यूटी बेहतर ढंग से कर पाएंगे, इसलिए आज हमने यहाँ पर आकर रहवासियों के बीच समन्वय बनाने के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला है। बाइट विनय कुमार पांडे, सहायक कमांडेंट। अल्फा 107 रैपिड एक्शन फोर्स, जिसका कि मुख्यालय रायसेन मध्य प्रदेश में है और हमारा जो पूरा कार्यक्षेत्र है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले जो है उसमें शामिल हैं। उसमें उज्जैन जो ज़िला है ये अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में है। मध्य प्रदेश के कुल 19 ज़िले हैं जो अति संवेदनशील हैं और गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश से रैपिड एक्शन फोर्स समय समय पर अपने जिम्मेदारी के इलाकों का परिचय करती है, जिससे कि
इलाके के विषय में जानकारी हमारे पास हो पाए और जिसकी रिपोर्ट फिर हम फर्दर ऊपर भेजते हैं। और विशेषता इनमें हमारा ध्यान होता है कि जो जेलें हैं उसमें जो थाने हैं वहाँ जनसंख्या किस प्रकार की है, किस प्रकार माइनॉरिटीज़ की क्या पॉपुलेशन है, कौन से मोहल्ले हैं, लोगों में साक्षरता क्या है, लोग किन व्यवसायों में लगे हुए हैं, और जो क्षेत्र है, जो थाना क्षेत्र है उसकी रोड से क्या कनेक्टिविटी है और रेल मार्ग से क्या कनेक्टिविटी है, मुख्यालय से क्या दूरी है। इसके अलावा जो है क्षेत्रों की संवेदनशीलता का भी जो इतिहास है उसको हम लेते हैं कि पूर्व में कोई सांप्रदायिक क्षेत्रीय या भाषाई आधार पर दंगे अगर हुए हैं उन क्षेत्रों में, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर हाल में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें दंगे इत्यादि हुए हैं उनके बारे में पता करते हैं, वर्तमान में क्या परिदृश्य है उसको जानते हैं और लोगों से मिलते हैं, जिससे जो है लोगों के विचारधारा और लोगों का सोचना समझना भी हमें पता चलता है। इसके अलावा जो है ये सारी जानकारी जो हम लेते हैं इसका उद्देश्य हमारा ये है कि भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर दंगे जैसी परिस्थिति से कुशलतापूर्वक निपटा जा सके और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम की जा सके। सर, शहर के कई थाना क्षेत्रों में आपने ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट की, क्या कुछ निकल के सामने आया, क्या रिपोर्ट आपके इसमें सामने आई? आप जो अभी हम अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन वो जो रिपोर्ट्स हैं वो हम अपने हायर ऑफिसर्स को देंगे वो, और आपको रिवील अभी अब कर पाना संभव नहीं है। कौन कौन से उज्जैन में थाने चिन्हित किए गए हैं जो अब ये जो हमने जो अभी इस पे अभी हम रिपोर्ट अभी बना रहे हैं, अभी हमने दौरा किया है और जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो फिर उसके बाद ही जो है बताया जाएगा। एक चीज़ और जिस तरीके से आपने फ्लैग मार्च निकाला पर जैसे उज्जैन में सिचुएशन बिगड़ती है तो जो मेन रोड होते हैं वो हमेशा ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसे में ऐसे कोई रास्ते चिन्हित किए यहाँ से आसानी से पहुँचा जा सके? हाँ बिल्कुल, किसी भी जगह पे जाने के लिए 2-3 मार्ग होते हैं। अगर एक आध कोई मार्ग अगर बाधित कर देते हैं तो अल्टरनेटिव रूट्स हमने देखे हैं और अलग अलग जगह के अलग अलग रूट्स हैं। जो मेन रोड हैं उसके अलावा सहायक जो मार्ग हैं उनको देखा है और बाकी रूट्स भी देखे। और इसके अलावा जो है हमारे पास अपनी ड्रिल्स हैं जिसके माध्यम से जो है हम इस प्रकार के चक्का जाम इत्यादि को खुलवा सकते हैं। वो फिर जो है हमारे कार्य करने की प्रणाली है उसके अनुसार हम उसको भी करते हैं। ठीक। मेरा नाम विनय कुमार पांडे, सहायक कमांडेंट 107 रैपिड एक्शन फोर्स रायसेन। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24 उज्जैन।